हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सुपर 10 एकेडमी में। आज हम चौथा लेक्चर डिस्कस कर रहे हैं। हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ रहे हैं और जिसमें अब हम प्रीएम्बल के बाद पहला भाग पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन का, जो दिखाता है कि किस तरह से भारत का फॉर्मेशन हुआ। जितने भी स्टेट इस समय हम देख रहे हैं वो सभी स्टेट कैसे बने, कब बने और किस बेसिस पर बने। जैसे अभी लेटेस्ट हमारे सामने जम्मू एंड कश्मीर है जो अलग हो चुका है लद्दाख से। तो ये दो यूनियन टेरिटरीज हो चुकी हैं जो कभी स्टेट हुआ करता था। तो इस तरह से इस समय अगर हम देखें तो हमारे पास टोटल 28 स्टेट हैं, 28 राज्य हैं और 9 यूनियन टेरिटरीज हैं। तो पहला भाग है ये कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें टोटल 4 आर्टिकल हैं, जिन 4 आर्टिकल को हम डिस्कस करेंगे। तो पहला आर्टिकल है नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन, जो कहता है इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। तो भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। यूनियन के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। यूनियन का मतलब है कि सभी स्टेट्स का ऐसा ग्रुप जिससे कोई स्टेट बाहर नहीं जा सकता है। इसका मतलब क्या है कि हम फेडरेशन नहीं हैं। फेडरेशन में स्टेट बाहर हो भी सकता है, उसके खुद के कुछ राइट होते हैं, लेकिन एक यूनियन के अंदर स्टेट के बहुत ज़्यादा राइट नहीं होते हैं, जिसको अभी हम आगे देखेंगे। तो हम 2 नाम देख रहे हैं, इंडिया दैट इज भारत। इसका मतलब ये है कि भारत अर्थात इंडिया। बहुत समय तक ये प्रॉब्लम रही कि हम देश को नाम क्या दें अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। तो कुछ लोगों का कहना था इंडिया नाम रहना चाहिए, लेकिन अगर हम इंडिया नाम रखते तो हम कहीं ना कहीं, इंडिया नाम अंग्रेजी नाम है और अंग्रेज़ों ने ही इंडिया को ज़्यादा पॉपुलर किया था नाम को, तो हम कहीं ना कहीं गुलामी की जो हमारी फुटप्रिंट्स हैं उन्हीं को हम दर्शाते, इसलिए भारत नाम भी दिया गया। और लास्ट में आकर ये एक चीज़ रखी गई कि हम दोनों ही नाम इंक्लूड करेंगे। ठीक, तो ये पहला आर्टिकल है हमारे संविधान का और इसमें बताया गया है कि किस तरह से स्टेट को हमने रखा है। तो टेरिटरी ऑफ इंडिया, टेरिटरी मतलब जो भारत की जितनी भी जगह है, क्षेत्र है, तो उसमें क्या क्या आता है। तो पहला तो आता है टेरिटरीज ऑफ द स्टेट। तो जितने भी राज्य हैं उनका जितना भी क्षेत्रफल है वो भारत के क्षेत्र में आता है। दूसरा यूनियन टेरिटरी स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल। तो पहली अनुसूची में जो संघ राज्य क्षेत्र दिए गए हैं, जैसे दिल्ली है, पांडिचेरी है या चंडीगढ़ है या अंडमान निकोबार, तो इनका जो क्षेत्र है वो भी जुड़ेगा। और साथ में ऐसा कोई यूनियन टेरिटरी जो कभी बाद में एक्योर की गई हो तो उसको भी हम शामिल करेंगे, जैसे कि सिक्किम। देन दूसरा आर्टिकल कहता है कि अगर हम किसी बाहरी स्टेट को अपने में शामिल करेंगे, स्टेट दैट पार्लियामेंट में बी लॉ एडमिट इनटू द यूनियन एंड एस्टेब्लिश न्यू स्टेट ऑन सच टर्म एंड कंडीशन एज थिंक फिट। मतलब संसद विधि द्वारा ऐसे निबंधनों व शर्तों पर जो है ठीक समझे संघ में नए राज्य का प्रवेश या उसकी स्थापना कर सकेगी। तो इससे हमारा क्या मतलब है कि जब भी भारत सही समझे कि किसी बाहरी क्षेत्र को हमारे भारत में शामिल करना है तो वो किस तरह से उसे शामिल करेगी, ये पूरी तरह से संसद पर छोड़ दिया गया। उन्होंने ये मानकर चले कि कब क्या कंडीशन बनेगी, किसके अकॉर्डिंग होगा। मतलब अगर आज हम 2020 में बैठकर सोचें कि सपोज नेपाल हमारे भारत में शामिल होना चाहता है तो आज की कंडीशन बिल्कुल अलग होंगी 1950 की कंडीशन से। इस वजह से संसद पर पूरी तरह छोड़ दिया गया। तो इसका अभी तक सिर्फ एक ही एग्जाम्पल है जो हमारे सामने है, वो है सिक्किम का। तो सिक्किम को 1975 में शामिल किया गया था भारत में। इसके लिए 1974 में भारत ने एक अमेंडमेंट पास किया था जिसे 35th अमेंडमेंट एक्ट कहते हैं। ये आपको दिख रहा होगा, जो कहता है कि ये अमेंडमेंट एक्ट ने क्या किया था, टर्मिनेटेड द प्रोटेक्टरेट स्टेटस ऑफ सिक्किम। तो हम पहले सिक्किम को एक प्रोटेक्शन देते थे। प्रोटेक्शन देने का एक रीज़न था, जब सिक्किम एक देश था तब हम उसे प्रोटेक्शन देते थे, और उसका एक रीज़न ये था कि एक तरफ चाइना था जिसने तिब्बत पर अपना राज्य जमा चुके थे, और देखा जाए तो ब्रिटिश टाइम से ही सिक्किम के साथ एक ट्रीटी चली आ रही थी
जिसके तहत ब्रिटिश इंडिया भी सिक्किम को प्रोटेक्शन देता था, इसी तरह से इंडिया दे रहा था। लेकिन 1974 में 35th अमेंडमेंट एक्ट 35वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको हटा दिया गया और सिक्किम को एक एसोसिएट स्टेट के तौर पर शामिल कर लिया गया। और साथ ही साथ 10th शेड्यूल बनाया गया, 10वीं अनुसूची बनाई गई, जिसमें टर्म एंड कंडीशन लिखी गई जो सिक्किम के बारे में ज़रूरी थी। हालांकि बाद में ये 10वां अनुसूची हटा दी गई सिक्किम के बारे में, बाद में वो डिफेक्शन लॉ के लिए फिर से लाई गई थी, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो 1 साल एसोसिएट स्टेट की तरह रहा सिक्किम आर्टिकल 2 के अकॉर्डिंग, और उसके बाद 36th अमेंडमेंट एक्ट 36वें संविधान संशोधन के हिसाब से जो 1975 में हुआ, 1975 में हुआ, जिसके तहत सिक्किम को पूरी तरह से इंडियन यूनियन में मिला लिया गया और 10वें अनुसूची को ख़त्म कर दिया गया। इसके बाद आता है आर्टिकल 3। जैसे आर्टिकल 2 बात कर रहा था कि कैसे हमारा यूनियन किसी बाहरी राज्य को, बाहरी क्षेत्र को अपने में शामिल कर सकता है, उसी तरह से आर्टिकल 3 बताता है कि कैसे भारत अपने ही राज्यों को तोड़ सकता है, उनके एरिया को कम कर सकता है, ज़्यादा कर सकता है, उनके नाम को बदल सकता है। तो वो जो भी नियम है वो सभी आर्टिकल 3 के द्वारा हमारे केंद्र को दिए गए हैं। मीन पार्लियामेंट्री मेवाई लॉ अपने विधि द्वारा संसद फॉर्म अ न्यू स्टेट, नया स्टेट बना सकती है, किसके द्वारा? सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट और बाय यूनाइटिंग 2 और मोर स्टेट और पार्ट ऑफ स्टेट। तो कैसे भी करके किसी राज्य में राज्य क्षेत्र अलग करके या दो या दो से अधिक राज्यों के भागों को मिलाकर या किसी भी तरह से राज्यों को बना सकती है। तो किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकेगी, किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकेगी, किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकेगी। तो अगर हम देखें तो यही सबसे ज़रूरी हमारा आर्टिकल है जो आज हमारे भारत को उस स्थिति का बनाता है जो आज ये है। तो आज जो हम भारत देख रहे हैं उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न आर्टिकल 3 है, जबकि आर्टिकल 2 से हमें सिक्किम मिला था। तो आर्टिकल 3 बहुत इम्पोर्टेंट है और इसकी जो शुरुआत हुई तो हम देखते हैं कि 1950 तक जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ था तब कुछ इस तरह से बंटवारा था हमारे देश में। तो टोटल 29 स्टेट थे जिनको 4 भागों में बांटा था। तो पहली जो लिस्ट आप देख रहे हैं उसमें वो थे जिनमें गवर्नर हुआ करते थे पहले, जब अंग्रेज़ों का राज्य था। तो असम, बिहार, बॉम्बे, मध्य प्रदेश, मद्रास, उड़ीसा, इस तरह से एक डिवीज़न था। तो आप देख सकते हैं कि सभी एक लिस्ट दी गई है। हालांकि आज के समय ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इसी समय क्या हुआ कि लिंग्विस्टिक स्टेट की बहुत मांग उठने लगी। जो मद्रास रीजन था, अगर आप ये 29 स्टेट देख भी रहे हैं तो इनमें आप देखेंगे कई सारे बहुत ही छोटे हैं। जो पार्ट सी है उसमें आप छोटे छोटे प्रिंसली स्टेट देख रहे हैं, तो जो आज़ाद हुए और फिर हमारे साथ मिल गए। या पार्ट बी में देखेंगे तो वो भी प्रिंसली स्टेट के ही टाइप हैं। तो इस तरह से अभी कोई फॉर्मेशन सही हुआ नहीं था भारत का। और उसी समय जो बड़े स्टेट थे उनमें से मांग उठने लगी कि हमें अलग से एक स्टेट चाहिए। जैसे कि मद्रास से सबसे पहले मांग उठी कि आंध्र प्रदेश को अलग किया जाए। अब साउथ के साथ दिक्कत क्या है कि साउथ में भाषा बहुत बड़ा आधार है। 4 बड़ी भाषाएं वहाँ पर, तेलुगु, कन्नड़, तमिल और मलयालम, और इन्हीं के आधार पर 4 स्टेट आज के समय में हैं। हालांकि शुरुआत में जब इनके फॉर्मेशन की बात हुई, जब मांग उठ रही थी, तो गांधी जी के आप स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो सिर्फ वही सपोर्ट में दिखते हैं कि लिंग्विस्टिक स्टेट बनाने चाहिए। अदरवाइज चाहे वो जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे भीमराव अंबेडकर हो, चाहे पटेल हो, तीनों ही इस चीज़ से डर रहे थे कि लिंग्विस्टिक स्टेट ना बनाया जाए। क्योंकि हम डरे हुए इस चीज़ से थे कि ऑलरेडी पाकिस्तान अलग हो चुका है धर्म के आधार पर, और नहीं चाहते थे कि भारत किसी भी तरह से अपनी एकता को टूटते हुए देखे, वो छोटे छोटे ग्रुप में बदल जाए और फिर वो आपस में ही लड़ने लगे। तो एक बहुत बड़ा डर था हमारे सामने, और इसलिए ये लोग नहीं चाहते थे कि लिंग्विस्टिक आधार पर, भाषा के आधार पर किसी प्रदेश का गठन किया जाए। इसलिए सबसे पहले एस.के. धर कमेटी बनाई गई 1948 में, जिसने ये जांच की कि क्या लिंग्विस्टिक प्रोविंस होने चाहिए, मतलब भाषाई आधार पर प्रदेश बनाने चाहिए या नहीं। तो उन्होंने अपनी स्टडी के आधार पर कहा कि नहीं, ये ज़रूरी नहीं है, इसको बनाना गलत है, ऐसा
होगा तो भारत के लिए भविष्य अच्छा नहीं होगा। जब ये बात नहीं बनी तो 1949 में जेवीपी कमेटी बनाई गई। ये कह सकते हैं कि सबसे बड़ी कमेटी थी, क्योंकि इसमें 3 बड़े नेता थे उस समय के, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया। और एक्सट्रीम अथॉरिटी के लोग थे, और एक्सट्रीम अथॉरिटी के साथ ही इन्होंने रिजेक्ट कर दिया कि लिंग्विस्टिक आधार पर कैसे भी प्रोविंस नहीं होने चाहिए। इनके स्टेटमेंट ही ये चीज़ बताते हैं कि क्यों डरे हुए थे। बट अक्टूबर 1953 में आंध्रा का फॉर्मेशन करना पड़ा। क्यों करना पड़ा? क्योंकि एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम हो गया था। एक कांग्रेस पर्सन थे पोट्टी श्रीरामुलु, जो हंगर स्ट्राइक पर बैठ गए। 56 दिनों तक वो हंगर स्ट्राइक पर रहे और उसके बाद उनकी मौत हो गई। तो ये बहुत ही दिल दहलाने वाली घटना हुई, जिसके बाद सरकार को झुकना पड़ा और आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। तो आंध्र प्रदेश पहला राज्य था जो इस आधार पर बनाया गया। और इसके पीछे आर्टिकल कौन सा होगा? तो आर्टिकल 3 रहा। देन क्योंकि अब एक बार ये जो चीज़ हो चुकी है, तो उसको फिर इसको हम कह सकते हैं कि अगर शेर के दांतों में खून लग जाए तो फिर आगे वो मानने वाला नहीं होता है। तो बिल्कुल वैसा ही हुआ। तो और भी जगह से मांगे उठने लगी स्टेट बनाने की, और इस वजह से एक फजल अली कमीशन बनाया गया दिसंबर 1953 में। ये अक्टूबर 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ। और इसके बाद फजल अली के साथ 2 लोग और थे। इन तीनों ने मिलकर एक कमेटी के थ्रू स्टडी की, और उन्होंने माना कि लिंग्विस्टिक एक आधार है जिसके आधार पे हमें रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट करना पड़ेगा, मतलब नए तरह से राज्यों को बनाना पड़ेगा। हालांकि उन्होंने ये नहीं कहा कि पूरी तरह से एक लैंग्वेज एक स्टेट होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक हो सकता था। अगर एक ही तरह के लोग एक स्टेट में रहते तो वो आगे चलकर बहुत ही ज़्यादा पोलराइजेशन का पार्ट बन सकता था इंडिया के लिए। तो उसकी जगह उन्होंने आइडिया ऑफ लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल होमोजेनिटी को चुना। इसी वजह से आप किसी भी प्रदेश को देखेंगे जो उस समय बनाए गए थे, तो उसमें सिर्फ एक भाषा को नहीं जोड़ा है, उसके जो बॉर्डर वाले क्षेत्र हैं उनको दूसरे एथनिसिटी के लोगों के साथ भी जोड़ा गया है, दूसरे कल्चर के लोगों के साथ जोड़ा गया है, ताकि ऐसा ना हो कि वो कभी पॉलराइजेशन का एक पार्ट बन जाए। दैन स्ट्रेंथिंग यूनिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, जो सबसे ज़रूरी था कि सिक्योरिटी ऑफ इंडिया बनी रहे, इसलिए फजल अली ने ये रिकमेंडेशन दिया कि जो फॉर्मेशन होना चाहिए वो इस आधार पे होना चाहिए कि यूनिटी और सिक्योरिटी इंडिया की हमेशा के लिए बनी रहे। और इस वजह से जो नए स्टेट बने तो उसमें 4 फोल्ड जो क्लासिफिकेशन हमने देखा था इससे पहले, कि यहाँ पर जो हम देख रहे हैं कि 4 भागों में बांटा गया था प्रदेशों को, तो इसको ख़त्म कर दिया गया और इसकी जगह नया तरीका अपनाया गया। तो यहाँ आप देख रहे होंगे ये उस समय स्टेट और यूनियन टेरिटरीज बनाई गई, जिसमें आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, बॉम्बे उस समय गुजरात, महाराष्ट्र दोनों को मिलाकर हुआ करता था, एक पूरा प्रोविंस था। जम्मू कश्मीर, केरला, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल। तो ये स्टेट थे और साथ ही यूनियन टेरिटरी थी, आप इसको पढ़ सकते हैं। हालांकि ये कहानी यहाँ तक नहीं रुकी, इसके बाद भी मांगे उठती रहीं, तो समय समय पर वो चीज़ें भारत में जुड़ती चली गईं। जैसे हम देखें तो दादर एंड नगर हवेली, तो ये पुर्तगाली लोग इस पर राज कर रहे थे और 1961 में उन्होंने इसको छोड़ा। हालांकि हमें पढ़ने से लगता है कि ये बहुत आसानी से छूट गया होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। गोवा के साथ भी यही हुआ। गोवा को तो बहुत ज़्यादा लड़ाई लड़नी पड़ी, इंटरनेशनल उसका एक इशू बन गया था। और अगर हमारे साथ यूएसएसआर या आज जिसे हम रसिया कहते हैं, रूस कहते हैं, वो अगर हमारा साथ नहीं देता तो हमें शायद ज़्यादा बड़ी कीमत चुकानी पड़ती। हालांकि सबसे पहले जो शुरुआत हुई वो महाराष्ट्र और गुजरात से हुई थी, तो बॉम्बे को तोड़कर महाराष्ट्र और गुजरात बनाए गए। तो इसकी भी कहानी बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि दोनों ही स्टेट चाहते थे कि मुंबई जो शहर है वो उनके हाथों में आए, लेकिन वो महाराष्ट्र के हाथों में गया, तो उसकी भी एक लंबी कहानी है। इसी तरह से पौंडुचेरी को भी फ्रेंच ने छोड़ा 1962 में, और इस तरह से भारत का जो फॉर्मेशन है बनता चला गया। नागालैंड बना, या हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश, जो कभी पूरा पंजाब का पार्ट हुआ करता था, जिसको तोड़कर 3 चीज़ें बनाई गई।
तो इस तरह से सभी का फॉर्मेशन है। सिक्किम का भी दिया गया है। सिक्किम 1974 में 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत सिक्किम एसोसिएट स्टेट बनाया गया था भारत में, जिसको 1975 में पूरी तरह से भारत का हिस्सा मान लिया गया था। तो इस तरह से हम आगे बढ़ते जाते हैं और सबसे लास्ट में देखते हैं कि तेलंगाना शामिल होता है 2014 में। और अगर हम लेटेस्ट की बात करें तो अगस्त 2019 में एक स्टेट टूटकर 2 यूनियन टेरिटरी में बदलता है, जम्मू एंड कश्मीर, जो अब हमारे हिसाब से 2 यूनियन टेरिटरी हो चुके हैं। देखिए, यूनियन टेरिटरी का मतलब क्या होता है, जो केंद्र का क्षेत्र हो, जो राज्यों का क्षेत्र है वहाँ राज्य शासन कर रहा है, लेकिन अगर जो केंद्र का क्षेत्र है तो उसे हम केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं या यूनियन टेरिटरी कहते हैं। ये ज़रूरी इसलिए होता है कि जब भी कोई नया स्टेट बनाया जाएगा, जैसे आज हम जितने स्टेट देखते हैं, जैसे गोवा है, तो गोवा जब आज़ाद हुआ था तब यूनियन टेरिटरी था, तो केंद्र शासित प्रदेश था। हम ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि केंद्र हमेशा डरा हुआ होता है कि नया स्टेट बनाए, कहीं इसमें कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, यहाँ का कोई क्षेत्रीकरण ना हो जाए और यहाँ कोई नई प्रॉब्लम खड़ी ना हो जाए। इसलिए केंद्र कोशिश करता है कि अभी ये मेरे प्रभाव में रहेगा, पूरी तरह से मेरे हाथों में रहेगा और मैं अपने अकॉर्डिंग इसको चलाऊँगा। और जब वो चीज़ें ठीक हो जाती हैं तब वो उसको पुनः पुरानी कंडीशन में ले आते हैं, मतलब उसको एक स्टेट का दर्जा दे देते हैं। तो जम्मू कश्मीर के बारे में भी यही है, भविष्य में वो भी होगा और वो एक स्टेट के फॉर्म में फिर से बदल जाएगा। देन आर्टिकल 4 अनुच्छेद 4, जो सिंपल सी बात कहता है कि अगर आप नया स्टेट बनाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि वो स्टेट बनाने पर आपको कुछ चीज़ों में चेंज करने पड़ेंगे। तो इन्होंने ये कहा है कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के तहत जो हम नए स्टेट का फॉर्मेशन करते हैं, नए स्टेट बनाते हैं, जैसे 2 के हिसाब से हमने सिर्फ सिक्किम बनाया और 3 के आधार पर तो पूरा भारत ही बना हुआ है। तो इनको जब हम फॉर्मेट करते हैं नए प्रदेशों को, तो नए प्रदेश बन जाने पर हमें शेड्यूल 1 में, मतलब अनुसूची 1 में परिवर्तन करना पड़ता है कि किसका नाम क्या हो चुका है, किसका क्षेत्र कितना है। और साथ ही साथ जो हमारी 4थी अनुसूची है उसमें भी हमें परिवर्तन करना पड़ता है। जो 4थी अनुसूची क्यों ज़रूरी है? क्योंकि उसमें ये बातें दी गई होती हैं कि कौन से प्रदेश के पास राज्यसभा की कितनी सीटें होंगी या उसको किन किन चीज़ों का फ़ायदा होगा। तो ये सभी चीज़ें अगर नया प्रदेश बनेगा तो उसके साथ में बदल जाती हैं। जैसे अगर हम कहें कि पहले जम्मू कश्मीर था तो उसके हिसाब से उसकी राज्यसभा सीटें पर्टिकुलर थीं, लेकिन अब क्योंकि 2 यूनियन टेरिटरी हो गई हैं तो उनकी राज्यसभा सीटें अब बदल जाएंगी। तो इसके लिए हमें शेड्यूल 4 मतलब अनुसूची 4 में परिवर्तन करना पड़ता है और अनुसूची 1 में परिवर्तन करना पड़ता है। तो बेसिकली आर्टिकल 4 सिर्फ यही कहता है। तो यहाँ से आई थिंक आपको क्लियर होगा कि आर्टिकल किस तरह से वर्क करते हैं। पहला आर्टिकल सिर्फ इस बात को कहता है कि किस तरह से फॉर्मेशन है इंडिया का। तो इंडिया में 3 तरह की क्षेत्र हैं। पहला जो स्टेट का क्षेत्र है, दूसरा जो केंद्र शासित का क्षेत्र है, तीसरा जो भारत ने कहीं बाहर से एक्वायर किया है, बाहर से लिया है। दूसरा कहता है कि बाहर से जो क्षेत्र लिया है वो संसद किस तरह से उसको शामिल करेगी। तीसरा कहता है कि संसद किसी भी राज्य को बदल सकती है, मतलब उत्तर प्रदेश के भी 4 टुकड़े किए जा सकते हैं, मध्य प्रदेश के भी 2 टुकड़े किए जा सकते हैं या कुछ भी किया जा सकता है। और इसके आधार पर ही इतने सारे स्टेट अभी तक बने हुए हैं। आर्टिकल 4 कहता है कि जब स्टेट बन जाएंगे तो उनके लिए जो अलग अलग चीज़ें होंगी उनको शेड्यूल 1 और शेड्यूल 4 में किस तरह से परिवर्तित किया जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू। आई होप आपको सब कुछ समझ आया होगा।